आज हम पढ़ने वाले हैं जो महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हम पोषण और स्वास्थ्य जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो हम पढ़ेंगे। उसमें क्या है क्या नहीं है, पोषण क्या है, स्वास्थ्य क्या ज़रूरतें हैं, कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो हम उन सबको प्रारंभ करेंगे। और हमारा जो आज से आपका जो महिला बाल विकास का जो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसे कंटिन्यू जब तक महिला बाल विकास का एग्ज़ाम होगा जब तक हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पोषण एवं स्वास्थ्य। जो पोषण और स्वास्थ्य है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको सबसे पहले जानना है कि मानव पोषण होता क्या है। तो पोषण क्या है, मानव को मतलब जो संतुलित भोजन जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है और खनिज लवण है, इन सभी की जो मात्रा है पर्याप्त मात्रा में दी जाए, वो आपका क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है। और उसमें हम एक चीज़ और पढ़ते हैं कि जो पोषण में आप क्या पढ़ोगे कि संतुलित, यानी संतुलित भोजन क्या होता है। तो संतुलित भोजन क्या होता है, तो संतुलित भोजन में आपका ये देखा जाता है कि आपको प्रोटीन कितना मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट कितना मिल रहा है आपको, फैट कितना मिल रहा है आपको, और आपकी विटामिन्स कितनी मिल रही हैं। इन सब का जो कंपोजिशन होता है उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रोटीन का बहुत अधिक सेवन कर लें, कार्बोहाइड्रेट का, इन सब का हमें संतुलित मात्रा में जो भोजन का हम उपयोग करते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। जिससे हमारी क्या होता है, ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को, शरीर का निर्माण होता है और शरीर की जो क्रियाएँ हैं वो सुचारू रूप से चलती हैं। ठीक। तो हम इस प्रकार से सारा पढ़ेंगे। अब हम जो भोजन के अपने घटक हैं उनको देख लेते हैं कि भोजन के हम कौन कौन से घटक हैं। जैसे कि आपका भोजन के घटक, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे हम, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। आप पुराने मेरी वीडियो देखिए जाके, जिसमें मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि जैसे मैंने उनमें बताया गया है। पुराने पेपर मैंने 2 पेपर सॉल्व करवा दिए हैं आपके पुराने 2017 के, उनको आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं भोजन के प्रमुख घटक, भोजन के प्रमुख घटक में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है आपका, ठीक, और वसा है, खनिज है और विटामिन्स है। इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है क्या नहीं है, किसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, अधिक सेवन से क्या हो जाता है, कम सेवन से क्या हो जाता है, उसका उपयोग क्या है शरीर के लिए, कौन कौन से कंपोनेंट हैं या तत्व हैं जो कार्बोहाइड्रेट का हमें प्रदान करते हैं बॉडी को। और ये सभी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, वसा के बारे में पढ़ेंगे, खनिज जल के बारे में भी पढ़ेंगे और विटामिन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि हमने जो पोषक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। मान लेते हैं कार्बनिक पोषण होते हैं, पोषक होते हैं, और अकार्बनिक पोषक होते हैं। जो कार्बनिक पोषक होते हैं उनमें जो कौन कौन से आते हैं आपको ये याद करना है। कार्बनिक पोषक तत्व, ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि कार्बनिक पोषक तत्व इनमें से नहीं है, तो आपको ये चारों पता होगा, जब भी आप लगा पाओगे कि जल है वो कार्बनिक पोषण नहीं है, पोषक नहीं है, वो अकार्बनिक पोषक तत्व है। यानी कार्बनिक पोषक तत्व लिपिड, वसा, वैध पोषक, मैक्रो है, प्रोटीन है आपका, विटामिन है आपका। फिर आपको ये देखना है कि इनमें वैध पोषक तत्व कौन सा है, यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सा है। तो वैध में आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका लिपिड और प्रोटीन, यानी आपका कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इसको आप याद करते हो KLP के नाम से आप इसे याद कर लोगे। यानी KLP कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन जो आपके वैध पोषक तत्व हैं, और विटामिन आपका क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है। अकार्बनिक तत्वों में जो आपके दोनों हैं, खनिज लवण और जल। खनिज लवण में कौन से खनिज लवण अकार्बनिक हैं, आपका कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया और फास्फोरस और क्लोरीन। आपको 5 खनिज तत्वों के नाम अच्छे से रट लेने हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन। एक बार और बोलिए आपको याद हो जाएंगे। कैल्शियम है आपका, पोटेशियम है, सोडियम है, फास्फोरस है और क्लोरीन है, जो आपके क्या है, अकार्बनिक पोषक तत्व हैं। और साथ में ये क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इस प्रकार से आपको पोषक जो है उन दोनों कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको पढ़ाया, कार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। कार्बनिक जो पोषक तत्व होते हैं वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और विटामिन। फिर उनमें कार्बोहाइड्रेट जो KLP हमने पढ़ा वो क्या है आपका, मैक्रो यानी वैध पोषक तत्व हैं। और जो विटामिन याद रखना हमेशा क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व होंगे। अकार्बनिक पोषक तत्व में क्या पढ़ा हमने, ये खनिज लवण है, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन, ये आपके क्या है, खनिज लवण है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। और जल भी। और हमें एक और चीज़ और पोषक जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनमें आपका विटामिन भी आता है, परंतु वो क्या है, विटामिन आपके कार्बनिक पोषक तत्व हैं। इस प्रकार हमने क्या पढ़ा, भोजन के प्रमुख आपने पोषक हैं वो पढ़े। अब हम पढ़ेंगे इन सबको डिटेल में कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, लिपिड क्या है, प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है। देखो अब हमें क्या पढ़ना है, कैलोरी का जो प्रस्तावित मात्रा हमें प्रदान की जाती है, यानी पुरुष, महिला, धात्री। आप पहले जानो पुरुष को कितनी प्रदान की जाती है, फिर महिला को, फिर धात्री को। इनको आपको रट लेना है, एक नोटबुक में नोट कर लेना है, क्योंकि क्लास के लेने का अर्थ ये नहीं है कि आप वीडियो देख लें और फिर उसको नोट ना करें। तो आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है,
याद करते हुए पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना कि देख लिया वीडियो ख़त्म हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पुरुष, अगर पुरुष हल्का कार्य कर रहा है तो उसे 2425 कैलोरी की आवश्यकता होगी। अगर साधारण कार्य कर रहा है तो थोड़ी और ज़्यादा यानी 400 और एक्स्ट्रा मिला लेंगे तो 2800 कैलोरी की आवश्यकता उसे प्रदान हो जाएगी। ठीक, जब भारी कार्य कर रहा है तो 1000 कैलोरी मतलब हमें 1000 कैलोरी की और आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके हम भारी कार्य कर पाएंगे। तो इस प्रकार से पहले हमने 2425 कैलोरी खाई, फिर 2825 खाई, फिर 3800 कैलोरी खाई। यानी इस प्रकार की हमें कैलोरी की आवश्यकता हमें प्रतिदिन ज़रूरत है जब पुरुष के पर्पस में। जब महिला कोई हल्का कार्य कर रही है तो 1875 कैलोरी उसको ज़रूरत है। ठीक है, अगर वो साधारण कार्य कर रही है तो 2225 कैलोरी उससे प्रतिदिन के लिए ज़रूरत है। और भारी कार्य कर रही है यानी बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रही है और भारी कार्य कर रही है, लकड़ी मतलब काटने का हो गया, खनन करने का हो गया, तो 2925 कैलोरी की आवश्यकता है। जब पुरुष को चाहिए थी 3800 कैलोरी, महिला को कितनी चाहिए 2925 कैलोरी। और गर्भावस्था में जब महिला है तो उसे 300 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए। क्यों एक्स्ट्रा चाहिए? क्योंकि उस समय महिला को खुद के पोषण के साथ साथ उस जो गर्भस्थ शिशु है उसका भी पोषण के लिए इस कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो महिला को ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। और धात्री अवस्था, आप जानते हैं कि धात्री कौन होती है? वो महिला जो उनका बच्चा हो गया है और बच्चे को दूध यानी स्तनपान वो कराती हैं, वो महिला को धात्री कहा जाता है। जैसे आप अपने पास में आंगनबाड़ी से जुड़े होंगे तो वहाँ पर एक धात्री महिला भी जाती है, उनसे बोला मतलब आंगनबाड़ी आपसे कही कि आपके घर में कोई धात्री महिला है यानी दूध पिलाने वाली महिला है, उनके लिए पैकेट वितरित किए जाते हैं फूड के लिए, बच्चों के लिए, और खाना दिया जाता है ताकि उनको पोषक मिल सके। ठीक है, तो हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो बेसिकली ऐसा ही एग्ज़ाम है, क्योंकि सुपरवाइज़र का कार्य क्या होता है? जो आंगनबाड़ी उसके अंतर्गत है उनकी देखभाल करना होता है, उनको क्या ज़रूरत है, वहाँ पर सही कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपको पढ़ना है कि धात्री अवस्था 0 से 6 महीने का है तो आपको 550 कैलोरी प्रतिदिन शिशु को प्लस में चाहिए। यानी महिला को जो नॉर्मल कैलोरी चाहिए थी ना, उससे साधारण कार्य पर 2225 में जब 550 आप प्लस कर दोगे तो उतनी कैलोरी आपको ज़रूरत होगी। जब 0 से 6 महीने का कोई कार्य कर रही है महिला, मतलब 0 से 6 महीने का बच्चा है उसका, तो 108 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता है उसे धात्री अवस्था में। 7 से 12 महीना का है तो 780 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता है महिला को एक्स्ट्रा में। ठीक है, ये सभी चीज़ें महिला को ज़रूरत है धात्री अवस्था में। तो अब बालक जब उसके बालक है यानी बालक को जो, अगर आपका बच्चा 1 से 3 वर्ष का है तो उसे कितनी कैलोरी चाहिए होगी? 1240 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। जब बच्चा 4 से 6 है तो 1690 कैलोरी चाहिए। और जब 7 से 9 साल का बच्चा है तो 1950 कैलोरी उसे चाहिए होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दो आपका जब 1 से 3 है तो 1240 कैलोरी दे रहे हैं हम। जब 4 से 6 वर्ष का बच्चा हो गया यानी जब अब स्कूल में आया नहीं है, आंगनबाड़ी में ही है बच्चा, जब उसकी जो देना है तो 1690 कैलोरी हम उसे दे रहे हैं प्रतिदिन का। जब 7 से 9 वर्ष का है तो 1950 कैलोरी प्रतिदिन का देना ज़रूरी है। अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो बच्चा पोषक तत्वों के या संतुलित भोजन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, जब लड़के हैं यानी अब जो बालक की बात हो रही थी, चाहे बालिका हो चाहे बालक दोनों हो, अब लड़के आपके 10 से 12 साल का बच्चा है तो 2190 कैलोरी प्रतिदिन उसे ज़रूरत है। जब 13 से 15 साल का बच्चा है तो 24 से 50 कैलोरी इसको आवश्यकता है। जब 16 से 18 साल का बच्चा है तो आपको 26 से 140 कैलोरी प्रतिदिन के लिए ज़रूरी है। लड़कियां यानी लड़की जब आपकी 10 से 12 साल की है तो आपको 1970 कैलोरी उसे देनी होगी। जब लड़की आपकी 13 से 15 वर्ष की है तो 2060 कैलोरी उसको देनी होगी, यानी 2060 कैलोरी उसको देनी होगी प्रतिदिन का। और 16 से 18 साल की जब लड़की हो जाती है तो आपको उसे कितनी देनी है? 2060 यानी 2060 कैलोरी उसे देनी है। तो इस प्रकार से ये चार्ट को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपना जब आपको समय मिले जब उसे देख लेना है, क्योंकि इसको देख के आप पुराने मेरे वीडियो पे चैनल में जाइए, वीडियो मैंने लिंक कर दूंगी इसमें, आप उसमें देखिए कि जो वीडियो में मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं पुराने 2017 के, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। कम से कम 2-3 क्वेश्चन मैंने इस टाइप के उसमें देखे हैं, खुद ने आपको जब सॉल्व कराया था। तो आप उसे देखिए और फिर क्वेश्चन इसको देखिए कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो हम कार्बोहाइड्रेट का पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो हमने हमारे चैट में देखा। देखो, अब जो पोषण में हमने कार्बोहाइड्रेट देखेंगे और फिर पहले हम उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, पोषक यानी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो किस प्रकार के कैसे होते हैं वो सब देख लेते हैं। जो ऊर्जा प्रदान करने वाले न्यूट्रिएंट यानी जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं वो पोषक तत्व कौन से हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेक्सा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेक्सा वो प्रोटीन है, और जो शरीर के निर्माण करने वाले पदार्थ हैं, जो ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं आपको, और जो शरीर का निर्माण करने वाले पदार्थ हैं वो खनिज, प्रोटीन एवं जल आपका जो शरीर का निर्माण करते हैं। और रोधी क्षमता आपका जो रोधी यानी किसी चीज़ से रोधक करते हैं, जैसे बीमारियां हो गई और किसी जो तत्व हैं उनसे, तो वो विटामिन और खनिज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने वाले जो तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो गेहूं है, तेल है, चपाती है, आलू, आपके बॉडी को एनर्जी देते हैं। अब जो शरीर में जो कोशिकाओं का निर्माण करना हुआ, जैसे चना है, शरीर के निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ हैं, अंडे हैं, मछली है, मूंगफली है, दूध है, ये शरीर का निर्माण कर रहे हैं। और रोधी या आत्म जो रक्षात्मक कार्य पदार्थ हैं, जैसे आम, गाजर, पपीता, आंवला, गोभी, नींबू, प्याज, संतरा, ये सभी तत्व क्या है, आपके शरीर को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, एक आपकी प्रोसेस होती है खाने को पचाने की, यानी हमारे बॉडी में खाना गया फिर बाहर आया, वो सभी प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अंतःग्रहण, जो अंतःग्रहण आपकी जो प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है, भोजन को हम शरीर के भीतर पहुंचाने की प्रक्रिया, यानी हमको सिर्फ इसमें कोई पाचन नहीं हो रहा है, आपके शरीर में सिर्फ खाना जा रहा है। ठीक है, फिर पाचन हमारे, जैसे आपके पाचन की क्रिया में फिर सेकंड प्रक्रिया, ये आपको क्रम इसका याद रखना है। सबसे पहले अंतःक्रिया की क्रिया होती है, फिर पाचन की क्रिया होती है। पाचन की क्रिया क्या होती है, ठोस एवं जटिल जो बड़े बड़े अघुलनशील भोजन है उनको अणुओं और विभिन्न एंजाइमों की सहायता से छोटे जो घुलनशील अणुओं में बदला जाता है। यानी जो छोटे छोटे घुलनशील अणु हैं उनमें हम क्या होते हैं, हमारे भोजन को तोड़ने का काम, अब पाचन का काम प्रारंभ हो जाता है दूसरी प्रक्रिया में। तीसरा प्रक्रिया है अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है, यहाँ पर भोजन का क्या होता है, पचे हुए भोज्य पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, प्रक्रिया को पचे हुए भोज्य पदार्थों को शरीर में भेजने का कार्य क्या कहता है, अवशोषण। ठीक है, अवशोषण हो गया। फिर हमारा क्या होता है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण ये वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जो कोशिका के भीतर जो पचे हुए से भोजन से नए जीव द्रव के संश्लेषण की प्रक्रिया है, मतलब संचित भोजन है उसका ऑक्सीकरण करके ऊर्जा की मतलब ऊर्जा मुक्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में स्वांगीकरण में आपको ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक है, फिर होता है आपका आखिरी बहिष्करण, यानी इसके द्वारा आपका जो पचा हुआ भोजन है, आपके जो वेस्ट मटेरियल है, पचने के बाद पूरे बॉडी में पहुंच गया, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है हमारा गुदा के थ्रू बाहर कर दिया जाता है शरीर से, यानी मल त्याग जो प्रक्रिया है वो आपकी बहिष्क्रमण में होती है। ये आपको अच्छे से पांचों प्रक्रियाओं को नाम से याद करना है। पहला क्या है, अंतःग्रहण है, दूसरा आपका पाचन है, तीसरा अवशोषण है, और चौथा आपका स्वांगीकरण है, और पांचवा आपका बहिष्क्रमण है। ठीक है, फिर भोजन के और उसके अवयव हैं, जैसे कि आपके प्रोटीन है, आपका फैट है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, आपका विटामिन्स है, जल है, ये आपके भोजन के प्रमुख अवयव हैं। और भोजन का जो कार्य होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। हम भोजन क्यों करते हैं, एनर्जी लेने के लिए। और दूसरा कार्य है शरीर निर्माण करने के लिए, यानी हमारी जो शरीर का निर्माण किस प्रकार से है, जैसे हमारी कोशिकाएं सही से कार्य करें, इससे हमें भोजन, इसलिए हम भोजन लेते हैं। रोगी क्षमता से खाद्य पदार्थ, मतलब रोगी क्षमता से हमारी रक्षा करते हैं ये खाद्य पदार्थ। तो हमने ये आपका पोषण पढ़ लिया। अब ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ हैं, कुछ ऊर्जा जो हमें प्रदान करते हैं, जैसे कि आपके गेहूँ आपको ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, आपका प्रोटीन में आपकी चपाती हो गई, और तेल है वो भी आपको एनर्जी प्रदान करता है। जब बोलते हैं ना सबसे ज़्यादा जो आपको एनर्जी सडनली एनर्जी प्रदान करता है वो आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जा तो बसा देता है, परंतु जो एकदम आपको ज़रूरत होती है उस समय पर देता है वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं। और फिर रोधी क्षमता वाले कुछ खाद्य पदार्थ हैं आपके, रोधी क्षमता वाले कुछ खाद्य पदार्थ, जैसे मैक्रो न्यूट्रेंट, जो आपके मैक्रो न्यूट्रेंट होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये क्या होते हैं कि संतुलित जो आहार है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संतुलित आहार के ग्रहण करने से हमें प्राप्त होते हैं, और इससे हमारे ऊर्जा मिलती है बॉडी को। और इस जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है, प्रोटीन है, वो आपके क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, हमारे 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है,
प्रोटीन है और लिपिड। आपको तीनों को नाम याद कर ले हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आपको इसको करना है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप मतलब सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वे तत्व होते हैं जो मनुष्य या अन्य जीवों द्वारा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। मतलब जो हमारी अल्प मात्रा में शरीर में इनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, अल्प मात्रा के लिए हमें ज़रूरत होती है। जैसे कि आपका लोहा है, कोबाल्ट है, ठीक है, और तांबा है, आयोडीन है, ठीक, मैंगनीज है, सिलेनियम, जिंक है, आपका एक और है मोलिब्डेनम है। ठीक है, ये सभी आपके शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनको बोला जाता है। ठीक है, कैलोरी क्या होती है, कैलोरी वह मात्रा होती है जिसमें आप भोजन को कितने मात्रा में ले रहे हो, कि आपकी बॉडी को कितनी आवश्यकता है पूरे दिनचर्या के लिए, वो आपकी कैलोरी मात्रा होती है। आपके आयु, लिंग, जलवायु सभी के अनुसार आपकी कैलोरी मात्रा निर्धारित की जाती है। जैसे सरकार के द्वारा हमारी जो कैलोरी मात्रा है आपकी, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आपको 2100 कैलोरी की आवश्यकता होगी, आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपको 2400 कैलोरी की आवश्यकता होगी। ये आपका डिफाइन है। ठीक है, कि जैसे गरीबी के लिए कहा है ना, जो 2100 कैलोरी गरीबी का मापन किया जाता है, 2100 कैलोरी अगर शहरी क्षेत्र में कोई ग्रहण कर रहा है तो वो आपका ठीक है, और 2400 कैलोरी जो ग्रहण कर रहा है वो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में वो ठीक है। ये शहरी क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए यानी उसका जो पोषण का स्तर है वो ठीक है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ होते हैं, और ये आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। किस तत्व से बने होते हैं, 3 तत्वों से बने होते हैं, और जिसके जो उदाहरण हैं वो आपके क्या है, चीनी है, आपका मड है, और आपका ग्लूकोज है। ये कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर को क्या देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से इन्हें पढ़ लेंगे। और जैसे कि और तत्व भी हैं आपके, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा है, आलू है, सलकंद है, सलजम है, केला है, जौ है, गन्ना है, शक्कर है, गुड़ है, और चुकंदर, शहद, फल, दूध, मांस, ये सभी क्या हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख सोर्स हैं। जो कार्बोहाइड्रेट हैं इनसे हमें जो शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति होती है वो कितनी होती है, 50 से लेके 80% ऊर्जा की जो आपूर्ति कौन करते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट। 50 से 80% ऊर्जा की आपूर्ति कार्बोहाइड्रेट करते हैं। ठीक है, 50 से 80% ऊर्जा की आपूर्ति इनके द्वारा हमें प्रदान की जाती है। कार्बोहाइड्रेट में फिर हम इनको देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड आपके, जैसे ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड भी बोलते हैं, और एक का आपकी पॉलीसेकेराइड। जो मोनोसेकेराइड होते हैं सरलतम शुगर होते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल शुगर होती है, एक कार्बन का इनमें वो रहता है, और शुगर की इकाई, मतलब शुगर है चीनी की इकाई, यूनिट को मोनोसेकेराइड कहते हैं। मतलब जो आपकी इसकी इकाई क्या है, इसे मोनोसेकेराइड कहते हैं। इसके जो आपको ये तीनों नामों के उदाहरण याद करने हैं, मतलब जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये आपके क्या है, मोनोसेकेराइड है। फिर से याद कीजिए, ग्लूकोज है आपका, फ्रक्टोज है, और ग्लैक्टोज। ये सरल है, मतलब सिंपल रूप में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ग्लूकोज आपने डायरेक्ट फल से निकाल लिया, फ्रक्टोज है फलों से, और ठीक है। अब ओलिगोसेकेराइड जो होते हैं आपके, ठीक है, ये भी आपके ये सरलतम नहीं होते हैं। इनका उत्पादन आपके मोनोसेकेराइड, अनेक मतलब 30 से 10 जो मोनोसेकेराइड हैं इनकी इकाई से इनका निर्माण होता है। किसका, ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये संयुक्त रूप से मिलकर बनती है। ये आपकी क्या है, मतलब इनके मिक्सर से बन रही है। ये सिंपल आपके डायरेक्ट आप यूज कर रहे हो, ओलिगोसेकेराइड इनके मिक्सर से बनती है। इसमें जो आता है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आपका आता है। किसमें, उदाहरण आपको ये अच्छे से याद करने हैं। कौन आता है, डाइसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड में सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। और पॉलीसेकेराइड है, इसमें क्या आता है, ये ग्लाइकन्स भी कहते हैं। मतलब जो पॉलीसेकेराइड है इनको ग्लाइकन्स भी कहते हैं। ये मोनोसेकेराइड के अनेक मिश्रण से ये बनता है। आपका ग्लूकोज के 10 या 10,000 अणुओं के संयुक्त रूप से आपका बनता है। इसमें जो आते हैं वो आपके
स्टार्च है, सेल्यूलोज है, यानी स्टार्च आपका इसका उदाहरण है, और सेल्यूलोज है, और ग्लाइकोजन। अब इन तीनों का उदाहरण, यानी आप मोनोसेकेराइड में पढ़ रहे हैं तो हमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज की जरूरत है। ये तीनों से आपको रट लेने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं पीछे एग्जाम में। आप पुरानी वीडियो में जब देखोगे तो पता चलेगा, ओल्ड पेपर सॉल्व करोगे। और जो आपके डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, उसमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आते हैं। और अगर आपका जो तीसरा है कंपोनेंट पॉलीसेकेराइड, इसमें आपका स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ये तीनों तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट के जो प्रमुख कार्य क्या है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य है। मतलब यह हमें क्या करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य क्या करता है, ऊर्जा, पहला कार्य है ऊर्जा प्रदान करने का। ठीक है। दूसरा कार्य है शरीर में जो शरीर में जमा वसा को शरीर द्वारा उपयोग किया, और कार्बोहाइड्रेट अत्यंत आवश्यक है। मतलब जो शरीर में जमा उस आपकी वसा है उसको शरीर में उपयोग कराने का कार्य कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। और ये आपको कार्बोहाइड्रेट शरीर के निर्माण कार्य में भी भूमिका निभाता है। निर्माणकारी संरचनात्मक जो कार्य है उनके लिए प्रोटीन को सुरक्षित रखते हैं। मतलब जो प्रोटीन को सुरक्षित रखने का कार्य कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक। और जो मड के रूप में हमारे भोजन के रूप में हमारे मतलब संचित होते हैं, शरीर में ईंधन का कार्य करते हैं, मड के रूप में संचित होते हैं और ईंधन के रूप में ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं आपके। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनके जो डीएनए और या आरएनए के घटक होते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए का घटक होते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, और शर्करा के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ईंधन का कार्य करता है। किसका, ईंधन का कार्य कौन करेगा, कार्बोहाइड्रेट करेगा। अब कार्बोहाइड्रेट की कमी से, यानी इसकी कमी से कई सारे प्रभाव पड़ सकते हैं। आप इसका अगर कार्बोहाइड्रेट कम खा रहे हो तो क्या होगा, आपका शरीर का वजन है वो कम हो जाएगा। कम इस्तेमाल कर रहे हो तो वजन है आपका क्या हो जाएगा, वजन आपका कम हो जाएगा। ठीक है। सेकंड चीज क्या है, आपको थकान होने लगेगी, क्योंकि आपने न्यूट्रिएंट ली, क्योंकि हमें जो कार्बोहाइड्रेट सडनली ऊर्जा प्रदान करता है, यानी अचानक हमें बहुत अधिक ऊर्जा दे देता है। अगर इसकी जो कमी हो जाएगी तो हमें थकान जल्दी हो जाएगी, और शरीर जो कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या हो जाता है, शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता पूरी नहीं होती है, जिससे प्रोटीन अपनी कार्य प्रणाली को सही रूप से नहीं कर पाता, यानी इससे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। क्योंकि ये प्रोटीन को संरक्षित करने का कार्य या फिर उनको जो सुरक्षित करने का कार्य कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। अगर इसकी कमी हो गई तो प्रोटीन को संरक्षित नहीं कर पाएगा। अब इसका मतलब जस्ट अपोजिट, अगर इसकी अधिकता हो गई तो क्या होगा, हम मोटे हो जाएंगे। कहते नहीं है बहुत ज़्यादा चावल खा लो, चावल नहीं खाना चाहिए तो मोटापा बढ़ जाता है। तो मोटापा बढ़ने में कार्बोहाइड्रेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर भारी, वजन बढ़ जाता है, यानी मोटापा हो गया, शरीर भारी हो जाता है, आपको बहुत हैवी हैवी फील होता है, और ऐसे मतलब श्रम आप अत्यधिक नहीं कर पाते हैं कार्बोहाइड्रेट के सेवन करने से। आपको अब क्या करना पड़ेगा, बहुत अधिक श्रम करना पड़ेगा अपने वजन को कम करने के लिए। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है। हम मोनोसेकेराइड को अब दोबारा से थोड़ा और देखेंगे, क्योंकि और फैक्ट्स हमने कई सारी बुकों से निकाले हैं, तो वो फैक्ट ज़रूरी है आपको याद करना। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसेकेराइड होते हैं उनमें 6 कार्बन की श्रृंखला होती है, यानी जो 6 कार्बन होते हैं जिन्हें हेक्सोन कहा जाता है। इसमें ग्लूकोज, मेनोज, ग्लक्टोज और फ्रक्टोज होते हैं। 5 कार्बन संख्या पेंटोज बोलते हैं, इसमें राइबोज, जाइलोज होता है। ये आपको याद करना है। 4 कार्बन अगर टेट्रोज है तो एरिथ्रोज इसका उदाहरण है जी। आपको 6 कार्बन का हेक्सोज में कौन कौन है, ग्लूकोज है, मेनोज है, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज है। अगर 5 कार्बन है तो राइबोज है, जाइलोज है। ठीक है। ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला, आपको रटने ही पड़ेगा इनको। 4 कार्बन है तो टेट्रोस बोलते हैं। ठीक है। अगर 6 कार्बन है तो हेक्सोस बोलते हैं, 5 कार्बन है तो पेंटोस बोलते हैं, 4 कार्बन टेट्रोस बोलते हैं। ठीक है। अगर इस प्रकार के हैं तो आपको ये सारे इनके एग्जाम्पल अच्छे से रट लेने हैं। ठीक है। फिर पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो सेलुलोज होते हैं, और ये बी ग्लूकोज का बहुलक काइटिन है। मतलब सेलुलोज का बहुलक क्या है, आपका काइटिन है। सेलुलोज का बहुलक काइटिन है। ठीक है। ये आपको रटना है। ठीक है। इंसुलिन है, फ्रक्टोज का बहुलक है, ये आपको रट लेना है कि अच्छे से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इंसुलिन किसका है, फ्रक्टोज का बहुलक है। और स्टार्च है वो ग्लाइकोजन या ग्लूकोज के बहुलक है। ठीक है। स्टार्च और ग्लाइकोजन किसके बहुलक है, ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोज के बहुलक है। हमारे जो बॉडी में जो ग्लूकोज का स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है हमारे लिवर में। तो ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करना है, अच्छे से आपको नोट बनाते चलना है जो मैं आपको बता रही हूँ उसका। ठीक है। फिर आपके डाइसेकेराइड होते हैं, जो आपके डाइसेकेराइड होते हैं वो क्या होते हैं, माल्टोस, यानी आपका डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड होते हैं माल्टोस, जो ग्लूकोज से बनते हैं, इसको याद करना है। माल्टोस जो होता है आपका क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना है।
जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और आपका सुक्रोज क्या होता है, ग्लूकोज और आपका फ्रक्टोज यानी आपका फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। जो आपका लैक्टोज होता है यानी लैक्टोज आपका ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बना होता है, ग्लैक्टोज। ठीक है, इनको आपको रट लेना है। दोबारा वीडियो को देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट और चीज़ें भी पढ़ेंगे जो संबंधित काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे माल्टोज। आपका माल्टोज है वो माल्टस शुगर से या अंकुरित अनाज से आपको प्राप्त होता है। ठीक है, लैक्टोज आपको कहाँ मिलेगा, लैक्टोज दुग्ध में होता है, दुग्ध शर्करा है, दूध में आपको लैक्टोज प्राप्त होगा। ग्लैक्टोज आपको मस्तिष्क शर्करा से, मस्तिष्क शर्करा में ग्लैक्टोज की आवश्यकता होती है। जो आपका राइबोज है वो आपको शर्करा से यानी आरएनए शर्करा से प्राप्त होगा। ठीक है, आरएनए शर्करा में राइबोज पाया जाता है, और जो आपका लैक्टोज है वो दुग्ध शर्करा में पाया जाता है, माल्टोज आपके अनाज में पाया जाता है, और ग्लैक्टोज है आपके ब्रेन शर्करा में पाया जाता है, जो मस्तिष्क शर्करा होती है उसमें। ठीक है, और फिर आपका जो डी ऑक्सी राइबोज है, जैसे डीएनए को बोलते हैं ना डी ऑक्सी राइबोज। ठीक है, तो डीएनए में जो डी का अर्थ है वो डी ऑक्सी राइबोज है, तो डी ऑक्सी राइबोज यानी जो आपके डीएनए शर्करा में ये आपका पाया जाता है, मतलब वहाँ पर इसका वो होता है। ग्लूकोज एक सरलतम क्या है, आपका एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और इसकी आवश्यकता रक्त शर्करा में है, कोशिकाओं की ईंधन में, द्राक्ष शर्करा में, अंगूर की शर्करा में। फ्रक्टोज हमारे जो पाया जाता है वो फलों में पाया जाता है, जो फलों का रस होता है वो फ्रक्टोज के कारण जो फल है वो मीठे होते हैं आपके। जो सुक्रोज है, जो आपका व्यापारिक जो शर्करा होती है सुक्रोज आपका, उसमें पाया जाता है। चीनी वगैरह जो हम सुक्रोज में, उनमें ये टेबल शुगर है, गन्ने की शर्करा है, उनमें ये आपका सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, फिर कई सारे आर्टिफिशियल शर्करा भी होती हैं जो हमें मतलब कोई एनर्जी तो नहीं देती हैं, परंतु जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो मीठे का शौकीन होते हैं और अगर उनको ये नहीं मिलती है तो वो मीठा नहीं खा पाते हैं। तो हम कुछ शर्करा है उनको देख लेते हैं, जैसे आपका एस्पार्टेम। एस्पार्टेम होता है ये सुक्रोज से 100 गुना महंगा होता है, किससे, सॉरी मीठा होता है, 100 गुना मीठा किससे हो रहा है, सुक्रोज से 100 गुना मीठा कौन होता है, एस्पार्टम होता है। फिर सैकरिन, जिस सबसे प्रसिद्ध है, जिनके घर में मरीज होंगे तो वो जानते होंगे, सैकरिन की गोलियां खाते हैं। तो सैकरिन आपका सुक्रोज से कितना गुना है, 500 गुना, यानी एस्पार्टेम कम मीठा है पर सैकरिन इससे भी ज़्यादा मीठा है। फिर आता है एक सुक्रालोज, यानी सुक्रालोज भी आपका एक प्रकार की कृत्रिम शर्करा है। लोज जी सुक्रोज से 600 गुना मीठा होता है, कितना, सुक्रोज है एस का अर्थ, और ये आपका 100 गुना, ये 500 गुना, ये 600 गुना मीठा होता है। ठीक, अब जो आपका एलिटेम, ये भी एक प्रकार की कृत्रिम शर्करा है। ये आपका सुक्रोज से 2000 गुना यानी बहुत अधिक मीठा होता है, कोई एनर्जी तो हमें देता नहीं है, और सबसे ज़्यादा मीठी एनसीईआरटी के अनुसार एलिटेम ही है। ठीक है, फिर एक और है नियोटेन, ये सुक्रोज से 8000 से लेके 9000 गुना मीठी होती है। तो आप देख लीजिए, इनको आपको रटना है, लिख लेना है। जो आपकी कृत्रिम शुगर है कि कौन सबसे ज़्यादा मीठी है, एलिटेम है एनसीईआरटी के अनुसार। अगर एलिटेम ऑप्शन में नहीं है तो नियोटेन को आप लगा दोगे। तो हम दोबारा से रिपीट करते हैं, एस्पार्टम शर्करा आपकी कृत्रिम शर्करा है, सैकरिन कृत्रिम शर्करा है, सुक्रोलोज भी कृत्रिम शर्करा है, और एलिटेम भी कृत्रिम शर्करा है, और नियोटेन भी कृत्रिम शर्करा है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे चीज़ें कवर करते हुए चल रहे हैं, और हम तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जो प्रोटीन हमें पढ़ना है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोटीन जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन लगभग 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल ही जाएंगे। तो हमें ऐसे नहीं पढ़ना है कि हवाई कोई बता दे 10 मिनट में खत्म हो जाए वीडियो। तो 10 मिनट में आप पता है पढ़ोगे तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं। आप 10 मिनट में किसी वीडियो को जब देख सकते हो जब आपने पहले से कोई पढ़ाई की है। जब आपने पढ़ाई ही नहीं की तो आप 10 मिनट में कोई भी वीडियो देख लो, आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एक एग्जाम है, कोई खेल तो है नहीं कि हम 10 मिनट में, खेल को भी खेलने के लिए आपको मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ खेल खेल में हो जाए, ऐसा नहीं होता। पर आप जब इंजॉय लेके पढ़ने लगोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा कि हम सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप पढ़िए और सामने से अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, उस चैप्टर के लगाइए जो आपने पढ़ लिया है पहले। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में यार मेहनत लगती है, और उससे मोटिवेशन भी मिलता है जब आप लोगों का रिस्पांस आ जाए अच्छा। अगर आपका रिस्पांस जैसा भी आए आपको अच्छा लगे, आप प्लीज़ अपना रिस्पांस दीजिए। एंड धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।